बाबा बंदा सिंह बहादुर जी एक बहुत ही बड़े महान सिख योद्धा थे। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के छोटे साहिबजादों की शहीदी का बदला लिया, जिनकी शहीदी सरहंद में हुई थी। इसके साथ साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने खालसा राज की स्थापना की। तो इनके जीवन से जुड़ी अनेक बातें इतिहास में रचित हैं। इसके साथ साथ यह बहुत ही ज़रूरी है कि उनका वीरता भरा जीवन हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उनके जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं को जन्म से लेके उनकी शहीदी तक की पूरी जीवन कहानी को बताने की कोशिश करूँगा। तो बंदा सिंह जी का जन्म 16 अक्टूबर 1670 ईस्वी को राजौरी, जम्मू कश्मीर में हुआ। बाबा बंदा सिंह जी का बचपन का नाम लक्ष्मण देव था और उन्हें तीर तीरंदाजी का और घुड़सवारी का बहुत ज़्यादा शौक था और वह घोड़े चलाने में बहुत माहिर थे। साथ ही उनका निशाना कभी नहीं चूकता था और वह तीरंदाजी का शौक रखते थे। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक दिन कुछ शिकार खेल रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक हिरनी को तीर मारा। वह हिरनी मर गई और साथ ही उसने दो बच्चों को जन्म दिया, वह भी साथ ही मर गए। जब बाबा बंदा सिंह जी ने तीन तीन हत्याएं होते हुए देखा तो वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और उनका जो है दिल बिल्कुल घबरा गया और उन्होंने सोचा कि वह आज के बाद कभी तीरंदाजी नहीं करेंगे और एक तपस्या कर कर अपनी इस गलती का पश्चाताप करेंगे। उसके बाद बाबा बंदा सिंह जी ने, जिनका नाम लक्ष्मण देव था, उन्होंने साधु रामदास के साथ कीर्तन भजन करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने जानकी दास की संगति करी और इसी वक्त उनका नाम माधो दास रख दिया गया। उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संभव था, वो इधर उधर भटक रहे थे। तभी वो महाराष्ट्र पहुंच गए और वहां पर एक साधु ओगरनाथ थे, जिनके साथ उन्होंने 5 साल गुजारे और 5 साल तक पूरे मन से उनकी सेवा की। जब साधु ओगरनाथ की मृत्यु हुई तब बाबा बंदा सिंह जी ही उनके साथ थे। तो साधु ओगरनाथ ने बाबा बंदा सिंह जी को बहुत सारी शक्तियाँ दे दी और उन्हें साथ ही अपना आश्रम भी दे दिया। पर बंदा सिंह जी उसके बाद महाराष्ट्र के एक अलग गांव, जिसका नाम नंदेड़ है, गोदावरी नदी के किनारे नंदेड़ जाकर रहने लगे और वहां पर उन्होंने अपनी खुद की झोंपड़ी बना ली और एक छोटा सा आश्रम बना लिया, जहां पर वो रहने लगे और तपस्या करने लगे। बहुत सारे उनके शिष्य भी बन गए थे जो उनके साथ ही रहते थे। गुरु गोबिंद सिंह जी, जो सिखों के 10वें गुरु हैं, उन्होंने दिसंबर में 1704 ईस्वी में अनंतपुर का किला मुगल शासकों और पहाड़ी राजाओं के कहने पर खाली किया था। और साथ ही इस समय पर जब वो किला खाली करने के बाद दक्षिण की ओर जा रहे थे तो उन्होंने जयपुर में कुछ दिनों के लिए शरण ली। जयपुर के एक महंत जैतराम थे, जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की बहुत इज्जत करते थे और उनका आदर सत्कार करने के लिए उनके पास आए। गुरु साहब जी ने उनसे पूछा कि मुझे कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताओ जो बहुत ही धार्मिक हों और साथ ही वीर भी हों। तो महंत जैतराम जी ने उन्हें कुछ व्यक्तियों के नाम बताए और साथ ही माधोदास के बारे में भी बताया। माधोदास, जिसका नाम बचपन का लक्ष्मण देव था और बाद में बंदा सिंह रख दिया गया। तो जैसे ही उनको इन व्यक्तियों के बारे में पता चला तो महंत जैतराम जी ने कहा कि वह माधोदास के पास ना जाए और जो और व्यक्तियों के नाम बताए हैं वह उनके पास पहले जाएं। पर गुरु साहब जी ने सबसे पहले माधोदास के पास ही जाना सही समझा, क्योंकि महंत जैतराम जी ने कहा था कि माधोदास के पास बहुत सारी शक्तियां हैं और वह अपनी शक्तियों के कारण अहंकारी भी हो गया है। गुरु साहब सितंबर 1708 में जब नंदेड़ पहुंचे तो उन्होंने बाबा बंदा सिंह जी के आश्रम में ही जाकर शरण ली। उस समय पर बाबा बंदा सिंह जी वहां पर नहीं थे और वो
अपना आश्रम छोड़कर कहीं और तपस्या करने के लिए गए हुए थे। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर वहाँ नहीं थे, तब गुरु गोबिंद सिंह जी वहाँ पर जाकर उनके आश्रम में जाकर बैठ गए और उनके साथ जो सिख थे वह उनके आश्रम में ही खाना पकाने लगे। यह देखकर माधवदास का एक शिष्य था जो उनके साथ ही रहता था, वह यह देखकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को जब उसने देखा कि उनके डेरे में उनके आश्रम पर कोई कुछ लोग आकर ठहरे हैं और साथ ही खाना भी पका रहे हैं, और जो वह गुरु गोबिंद सिंह जी थे वह माधवदास के पलंग पर भी विराजमान हो गए थे। यह देखकर बंदा सिंह का चेला उनके पास गया और उसने जाकर बाबा बंदा सिंह जी को सारी बात बताई। बाबा बंदा सिंह जी ने कहा कि उन्हें वहाँ पर खुद जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास इतनी शक्तियाँ हैं कि वह उस व्यक्ति को अपनी शक्तियों के द्वारा ही यहाँ पर बुला लेंगे। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर पूरे गुस्से में थे, उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को आजमाया पर उनकी सारी शक्तियाँ फेल हो गई और वह किसी भी तरीके से श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को अपने पास नहीं बुला सके। तब बाबा बंदा सिंह स्वयं उठकर अपने आश्रम में गए। जब उन्होंने गुरु साहब को देखा तो बंदा सिंह ने बहुत गुस्से में था और उसने पूछा, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को कहा, आप कौन हैं? तो गुरु साहब ने उससे बहुत ही धैर्यपूर्वक कहा कि तुम्हारे पास बहुत शक्तियाँ हैं, तुम्हें तो यह खुद ही पता होना चाहिए। तभी उसने कहा कि वह कुछ नहीं जानता। तब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें कहा कि शांत हो जाओ और फिर से सोच लो एक बार। तब बंदा सिंह बहादुर ने कहा कि आप क्या आप गुरु गोबिंद सिंह हैं? तभी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि हाँ। तब उन्होंने बाबा बंदा सिंह से कहा कि अब तुम बताओ तुम कौन हो? माधोदास ने अपने हाथ जोड़े और कहा, मैं आपका बंदा हूँ। गुरु साहब ने कहा कि अगर तुम मेरे बंदे हो तो तुम एक बंदे की तरह ही काम करो। और बंदा सिंह जी ने कहा, यह भी गुरु साहब को विश्वास दिलाया कि वह वही करेगा जो भी आप उसे करने के लिए कहेंगे। यह कहकर माधोदास श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों पर गिर पड़ा। गुरु साहब कुछ दिनों तक उसके आश्रम में ही रहे और बाबा बंदा सिंह जी को उन्होंने अमृत पान कराया। अमृत छिखाने के बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने माधोदास का नाम गुरबख्श सिंह रख दिया। यस, उनका नाम गुरबख्श सिंह रखा था, परंतु बाद में वो बंदा सिंह बहादुर के नाम से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि उनका नाम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरबख्श सिंह रखा था और उन्होंने कहा था कि तुम मेरे बंदा हो। वैसे सबसे पहले बाबा बंदा सिंह ने कहा था कि मैं आपका बंदा हूँ, और गुरु साहब ने भी कहा था अगर तुम मेरे बंदे हो तो एक बंदे की तरह ही काम करो। इसलिए उनका नाम बंदा वहाँ से रखा गया। गुरबख्श सिंह का सिंह उन्होंने उनके साथ जोड़ा गया और वो बहुत ही बहादुर थे, इसलिए उनका नाम बंदा सिंह बहादुर पड़ गया। इसके बाद उन्होंने उनको बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को उन्होंने अपनी सेना का फौजदार बना दिया और उन्हें कहा कि वह पंजाब के जो भी कायर, डरपोक और जालिम राजा हैं उन पर तुम प्रहार करो और उन्हें पंजाब के लोगों को और आसपास के लोगों को अन्याय से मुक्ति दिलाओ। बंदा सिंह ने अपनी पंजाब की तरफ की यात्रा शुरू कर दी थी। अक्टूबर 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदा सिंह को पंजाब की ओर रवाना कर दिया और बंदा सिंह को यह भी कहकर भेजा कि वह मानव अधिकारों के लिए लड़ें और जो भी लोग गरीब हैं, मजदूर हैं और अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते उनको लड़ना सिखाए। साथ ही जो कायर, जालिम वहाँ के राजा हैं, शासक हैं, उनको सजा दे और उनकी जो कायरता है उसको वहीं पर रोक दें। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदा सिंह को 5 तीर दिए, एक निशान साहिब दिया और एक खंडा यानी कि दोनों तरफ धार वाली एक तलवार दी। इसके साथ ही उसे एक बहुत बड़ा ढोल दिया गया जिसे सिर्फ एक तरफ से बजा सकते हैं और उसे नगारा भी कहते हैं। उनको 5 सिख उनके साथ भेजे गए जिनमें भाई दया सिंह, विनोद सिंह, काहन सिंह, विजय सिंह और राम सिंह थे। यह पांचों सिंह उनके साथ 5 प्यारों की तरह भेजे गए थे और बंदा सिंह जी को कहा था कि जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े तो वह इनसे ही सलाह लें और इनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई भी कदम उठाएं।
और 5 सिखों को भी कह दिया कि जब भी बंदा सिंह अपने धर्म से भटकने की कोशिश करें तो वह उन्हें सही रास्ते पर लाएं। इनके साथ साथ बाबा बंदा जी के साथ 25 सिंह और भेज दिए गए, जो उनकी सेना में शामिल थे और उनकी सेना का ही हिस्सा थे। जब बंदा सिंह बहादुर जी ने अपनी यात्रा पंजाब की तरफ शुरू की तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको एक हुक्मनामा दिया। हुक्मनामा यानी कि एक आदेश पत्र था, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि सभी सिख आकर बंदा सिंह जी के साथ जुड़ें और जो बंदा सिंह जी की लड़ाई है वजीर खान के खिलाफ और जालिम राजाओं के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, उसमें सभी सिख बंदा का साथ दें और बंदा जी की फौज में शामिल हो जाएं। बंदा जी ने अपनी एक योजना बनाई कि वह पंजाब की तरफ कैसे पहुंच सकते हैं। वे चाहते थे कि वे कोई ऐसा रास्ता चुने जिसमें बहुत ही कम खतरे हों और वे बिना किसी खतरे से और सेना इकट्ठी करते हुए रास्ते में सिखों को इकट्ठा करते हुए, सेना इकट्ठी करते हुए पंजाब जल्द से जल्द पहुंच जाएं। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो वह हिसार पहुंचे, जो हरियाणा में है। हरियाणा में हिसार, टोहाना पहुँचे और यहीं पर उन्होंने अपने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जो हुक्मनामा था, जिसमें लिखा हुआ था सिखों को कि वह बंदा के साथ जुड़े आकर, वह हुक्मनामा उन्होंने चारों तरफ बांट दिया, जिससे कि बहुत सारे सिख मालवा, दोआबा आदि शहरों से आकर इकट्ठा हुए और उनकी सेना में शामिल हो गए। बंदा सिंह बहादुर जी उसके बाद सोनीपत पहुँचे, कैथल पहुँचे और कैथल होते हुए वे समाना पहुँच गए। समाना वे उस टाइम एक राजा का राज था जो कि मुगल शासक था। मुगल शासक से उन्होंने लड़ाई की और उसके साथ उन्होंने समाना पर जीत हासिल की। समाना एक ऐसा शहर था जिसके 4 प्रमुख व्यक्ति थे जो कि सिखों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़े दुश्मन थे। उनमें सबसे पहले जलाल उद्दीन जल्लाद थे, जिन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम किया था। वह समाना का रहने वाला था। इसके साथ साथ अली हुसैन, यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को आनंदपुर का किला खाली करने के लिए झूठी कस्में खाई थी और झूठे वादे कर कर गुरु गोबिंद सिंह जी को अनंतपुर का किला खाली करने के लिए मनाया था। इसके साथ ही वह 2 व्यक्ति शासन बेग और पाशन बेग, जिन्होंने छोटे साहिबजादों को दीवार में चीना था, वह 2 मिस्त्री, वह दोनों भी समाना के ही रहने वाले थे। बंदा सिंह जी ने समाना के राजा और जलालुद्दीन जल्लाद, अली हुसैन, सबको मौत की घाट उतार दिया। इसके साथ ही वह 2 व्यक्ति जिन्होंने छोटे साहिबजादों की को शहीद किया था, उन्हें दीवार में चिना था, उन्हें दम घोंटकर बंदा सिंह जी ने मार दिया और यहाँ पर समाना पर जीत हासिल की। समाना ही एक ऐसी जगह थी जिस पर सिखों ने पहली बार राज किया और पहली जीत हासिल की। यह खालसा राज की जो शुरुआत थी 26 नवंबर 1709 को बंदा सिंह बहादुर जी के द्वारा की गई थी और यही खालसा राज की शुरुआत थी। समाना का फौजदार और गवर्नर फतेह सिंह को घोषित कर दिया गया। साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि उस समय पर जितने भी वहाँ के किसान थे समाना के, वो सभी जिस ज़मीन को जोतते थे, खेती करते थे, वह ज़मीन उनकी नहीं थी, वह सभी ज़मीन उनके राजा मुगल शासक की थी। तो बंदा सिंह जी ने कहा कि जो भी जितनी ज़मीन को जोतता है वह ज़मीन आज से उसकी हो जाएगी और ज़मींदारी का जो परंपरा है वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। यानी कि उन्हें ज़मीन को अपनी ही समझना होगा और वह ज़मीन आज से उनकी ही होगी। उन्होंने उसके बाद कुंजपुरा, गुरम, थस्का, शाहाबाद, कपूरी के रास्ते होते हुए वह सडोरा पहुँचे। उस समय पर सडोरा का पर भी एक मुगल शासक का राज था जिसका नाम उस्मान खान था। वह एक बहुत ही जालिम शासक था जिसने सैयद बुद्धू शाह को सज़ा दी थी और वह एक सैयद बुद्धू शाह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की कई लड़ाइयों में सहायता की थी। अब बंदा सिंह बहादुर जी ने सढौरा के उस्मान खान को भी मौत के घाट उतार दिया और वहाँ के लोगों को भी उन्होंने आज़ाद कर दिया। इसके बाद बंदा सिंह जी ने अब सरहंद की तरफ जाना था और सरहंद पर जो शासक था वह उस समय पर वज़ीर खान था, जिसने छोटे साहिबजादा
जोरावर सिंह और भाई फतेह सिंह जी को दरबार में चिनवाया था। वह वजीर खान सरहंद का शासक था। अब बंदा सिंह बहादुर जी ने सरहंद को अपने कदम शुरू कर दिए। बंदा सिंह बहादुर जी की जो लड़ाई हुई थी वजीर खान के साथ, वह 12 मई 1710 को हुई थी। जिस जगह पर यह लड़ाई हुई थी उस जगह का नाम छप्पर चीड़ी है, और यह स्थान आज भी खरड़ और बनूड़ से कुछ दूरी पर स्थित है। यहीं पर वजीर खान के साथ बंदा सिंह बहादुर जी की लड़ाई हुई थी। सरहंद उस समय पर बहुत ही बड़ा एक जिला था, और साथ ही मुगलों की आर्थिक राजधानी भी थी। यानी कि मुगलों को सरहंद से बहुत सारा पैसा, सोना, मुद्राएं कर के रूप में, यानी कि टैक्स के रूप में दिल्ली के शासक को भेजी जाती थी। जैसे ही बंदा सिंह बहादुर जी ने सरहंद पर जीत हासिल की, उन्होंने वजीर खान को मौत की घाट उतार दिया, और उसका एक साथी जिसका नाम सुच्चानंद था, उनको भी उन्होंने जान से मार दिया। इसके बाद सरहंद पर विजय प्राप्त कर ली, और बंदा सिंह जी का राज यहीं से स्टार्ट हुआ। 12 मई 1710 से बंदा सिंह बहादुर जी का राज स्टार्ट हुआ था। उससे पहले जो 26 नवंबर 709 को सिखों का राज शुरू हुआ था समाना से, उस समय पर वहाँ के राजा या गवर्नर बंदा सिंह बहादुर नहीं बने थे। उन्होंने वहाँ पर फतेह सिंह को वहाँ का गवर्नर घोषित कर दिया था, और स्वयं सरहंद की ओर जाने लगे थे। इसलिए बंदा सिंह जी का राज 12 मई 1710 से शुरू हुआ था। इसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सरहंद में अपनी सरकार बनाई, जिसमें उन्होंने अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग काम सौंप दिए। जिसमें बाज सिंह को उन्होंने सरहंद का गवर्नर बनाया, और उनके साथ साथ राम सिंह, जो कि बाज सिंह के ही भाई थे, उनको थानेसर का चीफ बना दिया गया। इसके साथ विनोद सिंह थे, जो उनको वहाँ का रेवेन्यू मिनिस्टर, राजस्व मंत्री बना दिया गया। जिनका मुख्य कार्य क्या था कि उन्होंने जो भी दिल्ली से आने वाली फौज है, दिल्ली से जो रास्ता आ रहा था, उस रास्ते पर उन्होंने कड़ा पहरा लगा दिया, ताकि दिल्ली से कोई भी फौज सरहंद पर आक्रमण ना कर सके। और उसके साथ ही बंदा सिंह बहादुर जी ने लोहगढ़ को अपनी राजधानी घोषित कर दिया, जो नाहन के पास है। नाहन के पास यह लोहगढ़ स्थित है। यहीं पर बंदा सिंह बहादुर जी ने अपनी राजधानी स्थापित की, और बंदा सिंह बहादुर जी सरहंद में एक सरकार बनाई, और उसके बाद वो अपनी सरकार स्थापित करने के बाद लोहगढ़ में ही चले गए। और साथ ही बंदा सिंह बहादुर जी ने सरहंद, जो कि बहुत बड़ा ज़िला था, पूरे इलाके में से उन्होंने जमींदारी की परंपरा को ख़त्म कर दिया, और साथ ही यह भी कह दिया कि जो व्यक्ति जितनी ज़मीन जोतेगा वही उसका मालिक होगा, और उन्हें जमींदारी की प्रथा को समाप्त कर दिया। साथ ही जैसे ही उन्होंने सरहंद पर विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद बाबा बंदा सिंह जी अपने कुछ सिखों के साथ मलेरकोटला, मोरिंडा, कीरतपुर साहिब, अनंतपुर साहिब, होशियारपुर, जलंधर, माझा, बटाला, अमृतसर होते हुए लाहौर पहुँचे। और इसी रास्ते में ही बहुत सारे सिखों ने उनके सेना में शामिल हुए, और उन्होंने अपनी फौज इकट्ठी करनी शुरू कर दी। बंदा सिंह बहादुर जिस समय लाहौर की तरफ बढ़ रहे थे, उस समय पर लाहौर का गवर्नर सैयद इस्लाम खान था, जिसने लाहौर के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, और उनके साथ अन्याय करता था। बंदा सिंह बहादुर जी ने लाहौर को जीतना था, और उस वक्त लाहौर के जो शाही खानदान थे, वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने वहाँ पर एक दीवार बना रखी थी, जिस दीवार में उन्होंने तोपें और बंदूकें एक फ्रेम की तरह जड़ी थी। जैसे ही वो अंदर से गोली चलाते थे, तो बाहर के लोगों को तो गोली लग सकती थी, पर अंदर कोई भी बंदूक लेकर या व्यक्ति गोला बारूद लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि दीवार में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जिससे कि अंदर गोली जा सके। सिखों के पास जो फौज थी बाबा बंदा सिंह जी के पास, उन्होंने बहुत मुगल फौज जितनी भी बाहर थी उन सभी को तबाह कर दिया, और साथ ही लाहौर के आसपास के जितने भी गांव और शहर थे उनको भी तबाह कर दिया। बंदा सिंह बहादुर जी की पूरी तैयारी थी कि वो द्वार को लांघकर अंदर चले जाएं, और सैयद इस्लाम खान को भी मौत के घाट उतार कर लाहौर पर कब्जा कर लें। पर साथ ही उन्हें यह संदेश मिला कि
सरहंद की सरकार है जो वहाँ पर कामकाज सही से नहीं चल रहा है और साथ ही वहाँ पर मुग़ल फ़ौजों ने भी आक्रमण करने शुरू कर दिए हैं। तो बंदा सिंह बहादुर जी लाहौर को बिना जीते ही अपने सरहंद की तरफ लौट रहे थे और उन्होंने सरहंद में पहुँचना था। बंदा सिंह का राज इतना खतरनाक था कि उसने पंजाब की इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा और साथ ही जो मुगल शासक थे वह भी उनसे बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, इसलिए वे किसी भी हालत में बंदा सिंह जी को पकड़ना चाहते थे। जब बंदा सिंह जी का राज शुरू हुआ तब उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से सिक्के चलाए और खालसा राज की शुरुआत भी कर दी थी। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी का विवाह सुशील कौर से हुआ और दूसरा विवाह साहिब कौर जी से हुआ था। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का विवाह होने के बाद उन्होंने कुछ वक्त तक राज किया और साथ ही उस समय पर दिल्ली का जो शासक था वह बहादुर शाह था। बहादुर शाह दिल्ली का शासक 1707 में बना था और 1707 से लेकर 1712 तक उसने राज किया था। जो कि बहादुर शाह था वह एक डरपोक था और साथ ही एक ऐसा शासक था जो कोई भी निर्णय स्वयं से नहीं ले सकता था। वह बंदा सिंह से बहुत ज़्यादा घबराया था क्योंकि बंदा सिंह जी की जो शक्ति थी और उनका राज दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और साथ साथ ही दिल्ली के शासक बहादुर शाह को यह भी डर था कि कहीं वह दिल्ली पर ही आक्रमण ना कर दे। यह देखने के बाद उसने बहुत सारे कानून बना दिए जो सिखों के खिलाफ थे, जिसके कारण उसने सोचा कि सिख घबरा जाएंगे और बंदा सिंह बहादुर भी उनके पास आकर हार मान लेगा। पर जब सिखों पर और बंदा सिंह बहादुर जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, तब बहादुर शाह ने 10 दिसंबर 1710 को एक उसने अपना नया कानून घोषित कर दिया और कहा कि जितने भी लोग श्री गुरु नानक देव जी को मानते हैं वो आपको जहाँ पर भी मिलें उन्हें मार दो। यानी कि उसका कहने का मतलब था कि जितने भी लोग गुरु नानक देव जी को मानते हैं वह सिख हैं और उन्हें जहाँ पर भी आपको मिलें उन्हें मार दो। यह आदेश उसने अपने फौजदारों और अपनी सेना को दे दिया, जिसके साथ ही उसने बहुत बड़ी एक मुगलों की सेना सरहंद की ओर भेजी और सरहंद पर आक्रमण कर दिया। साथ ही उन्होंने मुगल सेना ने सिखों को सरहंद से निकालकर लोहगढ़ के किले में भेज दिया। लोहगढ़ के किले में सभी सिखों ने जाकर शरण ली और बंदा सिंह बहादुर जी भी लोहगढ़ के किले में ही पहुंच गए। मुगलों की जो सेना थी उन्होंने सारे किले को घेर लिया और बाहर से आने वाले सभी हथियार, खाने का सामान और लोगों को आने से रोक दिया। यानी कि बाहर से आने वाली सभी चीज़ों को ही उन्होंने रोक दिया और किले को चारों तरफ से घेर लिया। एक दिन बहुत ही घमासान रात्रि को बाबा बंदा सिंह बहादुर और उसके जो साथी थे उन्होंने मुगलों की सेना के बीच में से रास्ता बनाते हुए उनके साथ लड़ते हुए और वे और सेना से लड़ते हुए उन्होंने सेना के बीच में से रास्ता बनाया और लोहगढ़ का किला छोड़ते हुए वह पहाड़ों की तरफ जाने लगे और ऊपरी पहाड़ियों में जाकर उन्होंने शरण ली। इसके साथ ही उन्होंने रोपड़ के साथ एक विल छोटा सा गांव है जिसका नाम रायल माजरा है, वहाँ की गुफाओं में जाकर रहने लगे। इसी वक्त में उन्होंने बहुत सारे पहाड़ी राजाओं को सजा दी जिन्होंने कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ धोखा किया था। मुगलों के साथ मिलकर उन्हें यह वादा किया था कि वह अनंतपुर का किला छोड़ दें तो वह आपको कुछ नहीं कहेंगे। जो भी वह पहाड़ी राजा थे उन सबको भी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इसी वक्त में सजा दी। बहादुर शाह 1707 में दिल्ली के तख्त पर बैठा था और 1712 में उसका निधन हो गया। उसकी मृत्यु के बाद 1712 से लेकर 1713 में जब फारूक शाह आया तब एक साल 1712 से लेकर 1713 तक दिल्ली के शासक के बीच लड़ाई चल रही थी, क्योंकि बहादुर शाह के बहुत सारे बेटे थे जो जिनके बीच यह लड़ाई चल रही थी कि दिल्ली का शासक कौन बनेगा। इसी वक्त में 1712 से लेकर 1713 के बीच जहांगीर शाह नाम का एक व्यक्ति दिल्ली का शासक बना जो कमज़ोर था और उसे वह
तो 1 साल में अब अपना शासन ही समझ रहा था कि उसे गद्दी से हटा दिया गया और फ़ारुख़ शियार 1713 में दिल्ली का शासक बन गया। जब 1 साल के बीच में मुग़लों के बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी दिल्ली के शासक को लेकर, बहादुर शाह के बेटों के बीच जो लड़ाई चल रही थी, इसी वक्त में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने बहुत सारी फ़ौज को इकट्ठा किया, जो भी उनके साथ सिख थे, और ज़्यादा उन्होंने अपनी फ़ौज इकट्ठा की और साथ ही उन्होंने बटाला, कलानौर, सरहिंद, मुज़फ़्फ़रनगर आदि इलाकों पर फिर से जीत हासिल कर ली और उन्होंने 1715 तक इन राज्यों पर राज किया। इसके बाद 1713 में जैसे ही फ़ारुख़ शियार वहाँ का दिल्ली का शासक बन गया और उसने पूरे हिंदुस्तान पर राज करना शुरू कर दिया, तो उसने भी सोचा कि वह बंदा सिंह बहादुर जी को पकड़ लेगा, परंतु उसकी बहुत सारी कोशिशों के बाद वह उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। तब उन्होंने अपने जितने भी गवर्नर थे, उसके अलग इलाकों में जितने फौजदार थे, सभी को उसने यह संदेश दे दिया कि उसे किसी भी हालत में बंदा सिंह चाहिए, चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो, उसे किसी भी तरीके से मेरे पास लेकर आओ। तो बंदा सिंह बहादुर जी से वह मिलना चाहता था और उन्हें पकड़ना चाहता था। बाबा बंदा सिंह बहादुर उस वक्त गुरदासपुर में पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ पर एक कच्ची घड़ी, जो कि दुनी चंद जो गुरदास नंगल में रहता था उसकी थी, और उन्होंने वहीं जाकर शरण ली। मुग़लों की सेना ने उस गढ़ी को चारों तरफ से घेर लिया। मुग़लों की फोर्सेस जो थी वह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी से इतना घबराती थी और वह इतना डरती थी उनमें कि उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को पकड़ने के लिए या उनसे लड़ने के लिए कच्ची घड़ी के अंदर जा सके। इसलिए उन्होंने बाहर ही रहकर उनका इंतज़ार किया कि वो कब बाहर आएंगे और उन्हीं पर हमला कर देंगे। वैसे तो सिख उनसे बाहर आकर लड़ने से डरते नहीं थे, परंतु सिखों के पास उस वक्त बहुत कम हथियार थे और साथ ही उनके पास सेना भी बहुत कम थी। यह देखकर सिख कुछ वक्त तक अंदर रहे, परंतु मुग़लों ने बाहर से आने वाले सभी सामान को अंदर जाने से मना कर दिया। ना ही वह उनके पास कोई हथियार जाने देते थे, ना ही उनके पास कोई खाने का सामान जा सकता था। ऐसा करते हुए उन्होंने 8 महीने तक कच्ची घड़ी को चारों तरफ से घेर कर रखा। इस 8 महीने में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के साथ जो भी सिख थे, उनके पास थोड़ा-सा ही खाने का सामान था और कुछ हथियार थे। तो उन्होंने अपने इस खाने के साथ ही और इसी 8 महीने के वक़्त में जब उनके पास खाने का सारा सामान ख़त्म हो गया था, तब उन्होंने पेड़ के पत्ते खाने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि पेड़ की डालियाँ भी वह पानी में उबाल कर खा जाते थे और इतने बुरे वक़्त में भी सिखों ने हार नहीं मानी और वह अपना अंदर ही गुज़ारा करते चले गए। इसके बाद विनोद सिंह, जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के साथी थे, उन्होंने सोचा कि वह कच्ची घड़ी को छोड़कर मुग़लों से बीच में रास्ता बनाते हुए किसी तरीके यहाँ से भाग सकते हैं। परंतु जो बंदा सिंह बहादुर जी थे, उनका विचार कुछ अलग था। वह चाहते थे कि वह यहाँ से भाग नहीं सकते और ना ही उन्हें यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें कहा था कि मरना उसी का सफल माना जाता है जो दूसरों को हिम्मत से मरने की सीख दे। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने कहा कि वह किसी भी हालत में कच्ची घड़ी को छोड़कर नहीं जाएंगे, परंतु विनोद सिंह ने कहा कि वह यहाँ से भाग सकता है। तब बाबा बंदा सिंह जी ने कहा कि जो व्यक्ति भी विनोद सिंह के साथ कच्ची घड़ी छोड़कर जाना चाहता है, वह जा सकता है। तो उस वक्त एक दिन रात को विनोद सिंह और उसके साथ कुछ सिख जो थे वह गढ़ी छोड़कर चले गए, परंतु बंदा सिंह बहादुर और उसके साथ 700 या 800 के करीब जो सिख थे वह उनके साथ गढ़ी में ही उनके साथ रहे। दिनों दिन कच्ची घड़ी में स्थिति और भी ज़्यादा बेकार होती जा रही थी, क्योंकि उनके पास खाना बिल्कुल भी नहीं रह गया था और अब तो उनके पास जो खाने के लिए पत्ते और पेड़ों की टहनियाँ थी वह भी बिल्कुल समाप्त हो गई थी। अब
कोई भी व्यक्ति जो था उनके पास अंदर खाना लेके नहीं जाता था। इसी 8 महीने के वक्त में मुग़लों ने बहुत सारे अपने काजी और बहुत सारे अपने सेनापतियों को भी बाबा बंदा सिंह जी के पास अंदर संदेश देकर भेजा कि वह किसी तरीके कच्ची घड़ी को छोड़ दें, वह उन्हें यहाँ से जाने देंगे और किसी भी सिख को कुछ नहीं कहेंगे। परंतु बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जानते थे कि यह लोग धोखे से उन्हें बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं करेंगे। तब बाबा बंदा सिंह जी की बहादुर के बहुत सारे सिख जो थे वह बीमार होने लग गए थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तभी मुग़ल फोर्सेस जो थी उन्होंने गढ़ी पर हमला करने की सोची, और जब उन्होंने गढ़ी के अंदर जाना चाहा तो उस वक्त सिख मुग़लों के मुकाबले बहुत कम थे, पर फिर भी उन्होंने उनका डटकर सामना किया। और जब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, तब उन्होंने बहुत सारे मुग़ल सेना को मार गिराया। और यह जो था बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को उन्होंने अंत में पकड़ने में वो कामयाब हो गए। और यह ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मुग़ल फोर्सेस बहुत ज़्यादा ताकतवर थी या बहुत हिम्मत रखती थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो भी सिख थे उनके पास खाने के लिए बहुत दिन से कुछ नहीं था, इसलिए वह खाना ना होने के कारण काफ़ी दिनों से भूखे थे और इसी कारण वह कमज़ोर भी हो गए थे। परंतु उनकी हिम्मत बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। बाबा बंदा सिंह जी को बंदी बनाया और उनके साथ जितने भी सिख थे उन सबको भी हथकड़ियाँ लगाकर बंदी बना लिया गया। बंदा सिंह जी के पास से थोड़े से पैसे और कुछ सोने के सिक्के मिले, जिनको मुग़ल सेना ने जब्त कर लिया। बाबा बंदा सिंह जी के साथ लगभग 700 के करीब सिख थे जिनको हथकड़ियाँ लगा दी गई, और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को उन्होंने संगलों से बांध दिया। उनको हर तरफ से बांध देने के बाद भी मुग़ल शासकों को यह डर था कि कहीं बाबा बंदा सिंह बहादुर उन पर हमला ना कर दें, इसलिए उनको बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को हाथी पर एक लोहे का पिंजरा रखकर उसमें रखा गया, और साथ ही उस लोहे के पिंजरे में बाबा बंदा सिंह जी के साथ दोनों तरफ 2 सेनापति भी बिठा दिए गए, ताकि वह बंदा सिंह बहादुर कहीं वहाँ से निकलकर हमला ना कर दे। अब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी और उनके जो भी सिखों को उन्होंने कैद किया था, उन्हें दिल्ली ले जाने के लिए सबसे पहले उन्होंने लाहौर जाना था और लाहौर के बाद ही दिल्ली पहुंचना था। उस वक्त लाहौर का जो शासक था उसका बेटा ज़करिया खान था, जो दिल्ली के शासक की बहुत सुनता था और साथ ही दिल्ली के बादशाह को प्रसन्न करना चाहता था। उसने सोचा कि उनके पास तकरीबन 700 सिख हैं और एक बंदा सिंह बहादुर है। जब वह इनको दिल्ली लेकर जाएंगे तो यह दिल्ली के बादशाह फ़ारूक शियार के लिए एक छोटा सा तोहफ़ा होगा। उसने सोचा क्यों ना वह कुछ बड़ा तोहफ़ा दे और 700 सिखों के साथ साथ बंदा सिंह और कुछ और सिखों को भी साथ में लेकर जाए, जिससे कि उसकी शान बढ़ जाएगी। इसलिए ज़करिया खान जो लाहौर के गवर्नर का बेटा था, उसने अपने सभी सेनापतियों को यह आदेश दिया कि वह बहुत सिखों को मारकर लाएं और उनका सिर कलम कर दें, जिससे कि वह हज़ारों सिखों को दिल्ली लेकर जाएगा, जिससे कि उसकी शान बढ़ जाएगी। और जब वह दिल्ली जा रहे थे तो वह अंत फरवरी 1716 में दिल्ली पहुंच गए। जो भी उनके साथ सिख थे वह सभी जब दिल्ली ले जाए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानियां दी गई। उन्हें कोड़ियों से मारा गया और साथ ही सिखों को यह भी कहा गया कि अगर वह इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा और उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, ना ही उन्हें सज़ा दी जाएगी। परंतु सिख जो थे वह बहुत ही बहादुर थे। उनके चेहरे पर कोई भी उदासी नहीं थी, ना ही कोई निराशा उनके चेहरे पर झलकी, और किसी भी सिख ने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया और ना ही मुग़लों से अपनी जान बचाने की दया मांगी। सभी सिख और बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनका बेटा जिसका नाम अजय सिंह था,
और जिसकी माता का नाम सुशील कौर था, वह भी उनके साथ ही था। बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथ जितने भी सिख थे, सभी गुरबानी का जाप कर रहे थे और हंसते हंसते दिल्ली की तरफ जा रहे थे। उन्होंने बहुत सारे सिखों को, तकरीबन 700 सिखों को दिल्ली गेट खूनी दरवाज़ा के पास उनका सरम कलम कर दिया और उन्होंने लगभग 700 सिखों को मारने के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके बेटे और उनके साथ कुछ सिखों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें कैद में रखा। उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर और इन सिखों को कहा कि अगर वे इस्लाम कबूल कर लेंगे तो वह उन्हें नहीं मारेंगे। और उन्होंने जो 700 सिखों को मारा है, वह उन्होंने इसीलिए मारा था कि शायद इसे देखकर बंदा सिंह घबरा जाए और हार मान ले। परंतु बंदा सिंह बहादुर और उनके साथ जो सिख थे, उनका हौसला बिल्कुल भी कम नहीं हुआ और वह भी चाहते थे कि वह भी मर जाएंगे पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही जो फारूक शियार था, वह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी से बहुत ही घबराया हुआ था और यह चाहता था कि वह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी से यह जाने कि उन्होंने इतने कम समय में इतने बड़े राज्यों पर कैसे राज कर लिया और उन्होंने सरहंद के शासक वज़ीर खान, जिसके पास बहुत बड़ी सेना थी, उसको कैसे हरा दिया। फारूक शियार यह भी जानना चाहता था कि उन्होंने जो भी सरहंद से सोना या मुद्राएं वहाँ से ली थी, वह उन्होंने कहाँ रखी हैं। परंतु सिखों के पास उस वक्त पर कुछ भी नहीं था। जो भी उनके पास था, वह उन्होंने कच्ची घड़ी से जब उनको कैद किया था, तब मुग़ल सेना ने वह सब कुछ अपने साथ ही ले आए थे। तब उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी और उनके साथ जो सिख थे, उन सबको उन्होंने कुतुब मीनार के पास लेकर आए और जिनके उन बंदा सिंह बहादुर और उनके बेटे अजय सिंह के अलावा जितने भी सिख थे, सबको एक एक करके सेनापतियों ने मार दिया। और बाबा बंदा सिंह को आखिरी बार उन्होंने पूछा कि उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो इस्लाम कबूल कर लें या अपनी मौत को गले लगा लें। परंतु बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहा कि उन्हें इस्लाम कबूल नहीं। तभी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को एक सेनापति ने यह हुक्म दिया कि वह अपने बेटे अजय सिंह का सर कलम कर दे। परंतु बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। तभी एक जल्लाद ने बाबा अजय सिंह जी को शहीद कर दिया। उसके बाद बाबा बंदा सिंह जी की बारी थी। बाबा बंदा सिंह जी के सामने उनके बेटे और बहुत सारे सिखों को शहीद कर दिया गया, परंतु बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के चेहरे पर कोई भी निराशा दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद बाबा बंदा सिंह जी को बहुत ही भयानक तरीके से शहीद किया गया। उनकी दोनों आंखें निकाल दी गई, उनके शरीर को उन्होंने नोचा और लास्ट में उनका सर कलम कर दिया गया। और अंत में 9 जून 1716 को एक महान सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शहीदी हो गई। जिस स्थान पर बाबा बंदा सिंह जी को शहीद किया गया, उस स्थान पर गुरुद्वारा शहीदी स्थान स्थापित है, जो दिल्ली के महरौली में स्थित है और कुतुब मीनार से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। इस प्रकार 9 जून 1716 को बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शहीदी हो गई। इनकी शहीदी के बाद सिख घबराए नहीं, बल्कि उनके हौसले और बुलंद हो गए और उन्होंने दोबारा से मुग़लों के खिलाफ़ लड़ना शुरू कर दिया और अन्याय के खिलाफ़ अपनी जंग जारी रखी।